हेलो एवरीवन, मैं मनीष पांडे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सो द लॉन्ग वेट इज ओवर। आई एम हियर विद माय एडिटोरियल सेशन। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट आ रही थी, सर सब कुछ आ रहा है, एडिटोरियल नहीं आ रहा है। सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यू ऑल, आई एम हियर विद माय एडिटोरियल सेशन। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर वी शैल बिगिन विद द एडिटोरियल सेशन। देखिए, एडिटोरियल सेशन आप जानते हैं बहुत सारे आते हैं, और एडिटोरियल सेशन में हमें एक्सपेक्टेशंस क्या है, पहले उन एक्सपेक्टेशंस को सेट कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस छोड़िए, पहले हम लोग अपने नाम को सेट करते हैं कि हमारे एडिटोरियल सेशन का नाम क्या होगा। सो आज के बाद से आप लोग इस एडिटोरियल सेशन को इसी नाम से जानेंगे। द नेम इज ऑन योर स्क्रीन, इट इज DEA, डेली एडिटोरियल एनालिसिस फ्रॉम इसरो एकेडमी, नॉट बाय मनीष सर, फ्रॉम इसरो एकेडमी। ठीक है, चलिए अब सबसे पहली चीज जो हमें याद रखना है वो ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्रॉम हमारी एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस, और साथ साथ इस एडिटोरियल सेशन से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है उसके बारे में जानते हैं। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि जल्द ही मैं एडिटोरियल सेशन लाइव भी लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए एडिटोरियल सेशन ऐसे ही चलेगा फॉर सम टाइम बीइंग। तब तक के लिए आप लोग प्लीज बेयर विद मी। ओके, सो एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। एडिटोरियल सेशन देखिए बेसिकली दो टाइप का होता है। पहले हम लोग एडिटोरियल सेशन के बारे में जानते हैं कि करते क्या है। एडिटोरियल बहुत बड़ा सा कॉलम होता है किसी भी न्यूज़पेपर में, तो टिपिकली हम लोग द हिंदू को ही ज्यादा कंसीडर करते हैं। द हिंदू के एडिटोरियल में बहुत सारे आर्टिकल्स छपते हैं हर रोज, उनमें से मैं एक आर्टिकल, कोई भी एक आर्टिकल जो मुझे रेलेवेंट लगेगा आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको लेकर के आऊंगा हर रोज। अब उस सेशन से हमारे लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है। देखिए, सेशन दो तरीके के हो सकते हैं। एक यूपीएससी और सिविल सर्विसेज लेवल का जो सेशन होता है एडिटोरियल, उसमें क्या होता है, हम जीएस ओरिएंटेड स्टडी करते हैं। तो हमें जीएस ओरिएंटेड स्टडी हमें फिलहाल नहीं करनी है। हमारा मेन मोटो क्या होगा कि हम उसमें से कुछ चीजों को पॉइंट आउट करें, जैसे वोकैबुलरी, इट्स सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कॉमन इडियम्स एंड फ्रेजेस, इफ एनी। अगर उसमें से कुछ कॉमन इडियम फ्रेजेस दिख जाते हैं तो मैं श्योरली उसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा कुछ और चीजें, कॉमनली कमिटेड एरर्स, जैसे कि अब एग्जामिनेशन जो हमारा है वो एसएससी, बैंक और अदर रिलेटेड एग्जामिनेशन है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है। तो उन एग्जामिनेशन में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के आते हैं। तो एरर डिटेक्शन से जुड़ा हुआ अगर कोई भी ऐसा चीज मुझे मिल जाता है उस पैसेज में जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको आपको बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट इज ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस। मैं ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस फॉर्म करने की कोशिश करूंगा अगर कुछ मिलते हैं तो। एंड सेकंड लास्ट इज कंफ्यूजिंग वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज करते हैं, वैसे भी कुछ मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज मिसलेनियस नॉलेज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, वी शैल बिगिन विद आवर एडिटोरियल सेशन फॉर टुडे। ठीक है, बातें तो होती रहेंगी, एडिटोरियल सेशन करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चलिए, सो एडिटोरियल सेशन इट इज। अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, एडिटोरियल सेशन फॉलो किया होगा, तो उसमें आपको दिखेगा कि आपको बहुत सारे एडिटोरियल के कॉलम्स दिखेंगे, लेकिन उनमें से मैंने एक चुना है जो एक सटायरिकल कॉलम है। सटायरिकल क्या होता है? देखिए, ज्यादातर द हिंदू और जितने बड़े न्यूज़पेपर हैं वो सारे सटायरिकल ही लिखते हैं। सटायरिकल मतलब व्यंग्यात्मक, व्यंग दिखते हैं। ठीक है, उनमें से एक जो मैं अभी लेकर के आया हूं वो जस्ट क्लोजर के नाम से है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, वोकैबुलरी को भी निकालेंगे, साथ साथ उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें मैंने बताई है उनको निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पैसेज है किस बारे में? पैसेज देखिए, कुछ पैसेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट हुआ था 2012 में। 2012 में एक इंसिडेंट हुआ था। खैर उस समय जो भी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होंगे जो बहुत छोटे रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए बता दूं, इटली के कुछ मरीन कमांडोस ने, जो मरीन मतलब जो नेवल शिप पे तैनात थे, उन्होंने कुछ मछुआरों, कुछ फिशरमैन को इंडिया के मार दिया था, शूट कर दिया था। अब वो भी जो भी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो उन्होंने शूट कर दिया था और उनकी लीगल प्रोसीडिंग और लीगल ट्रायल इंडिया में चलने लगा। ठीक है, अब उसी को लेकर के 8 साल बीत चुके हैं और अभी भी कोई भी जजमेंट, कुछ भी उसके ऊपर सेटलमेंट अभी भी नहीं हुआ। तो ये उसी के बारे में है। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया। आप चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। मैं उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। इट सेज जस्ट क्लोजर। ठीक, सो एक किसी भी एक पैसेज का एक टाइटल जो होता है वो उसके बारे में दर्शाता है कि वो पैसेज किस बारे में है। तो चूंकि मैंने पैसेज ऑलरेडी पढ़ा हुआ तो मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूं, लेकिन आप खुद एंड में जज करिएगा कि जस्ट क्लोजर का मतलब क्या निकलता है। ठीक है, नीचे देखते हैं। द फोकस मस्ट बी ऑन एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन फॉर फैमिलीज ऑफ फिशरमैन किल्ड बाय मरीन्स। तो मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि फोकस इस पूरे पैसेज में यह बताया है कि जो 8 साल में बीत चुका जो समय है उसमें
फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन फॉर फैमिलीज। कॉम्पेंसेशन क्या होता है? किसी भी चीज के एवज में जो पैसे दिए जाते हैं, भुगतान किया जाता है, उसको हम लोग कॉम्पेंसेशन कहते हैं। जैसे आपसे कोई गलती हो गई या आपसे कोई चीज टूट गई तो आप किसी व्यक्ति को जाकर के वो चीज गिफ्ट कर दो, तो वो कॉम्पेंसेट करना हो जाता है, ठीक है, एक चीज के बदले दूसरी चीज, तो दैट इज कॉम्पेंसेशन फॉर फैमिलीज ऑफ फिशरमैन किल्ड बाय मरीन्स। मैंने बताया था मरीन्स के द्वारा वो लोग किल कर दिए गए थे और इसी का कॉम्पेंसेशन लेने की बात कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ता है, लिखा है इट में सीन प्रैग्मेटिक। द फर्स्ट वर्ड जो आज हमें जो हमने आज जाना वो क्या है? प्रैग्मेटिक। अब देखिए प्रैग्मेटिक क्या होता है और प्रैग्मेटिज्म क्या होता है। वहां पे लिखा हुआ है डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन अ प्रैक्टिकल वे रादर देन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन उनमें ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज है, जैसे आप किसी का भी केस चल रहा है, कोई भी इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली लॉ को हम फॉलो करते हैं, लेकिन प्रैग्मेटिज्म मतलब उसको उसकी जो रियल अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी लेकर के चलना। तो क्या कह रहा है? It may seem pragmatic to keep any pending litigation alive until all dues relating to it are paid and all legal issues are settled। कह रहा है कि ये बिल्कुल सही है, दिमागदारी वाली बात है कि किसी भी लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? देखिए नीचे लिखा हुआ है, a process of taking legal action, सॉरी ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लीगल एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यहां पे इन होगा, ए नहीं होगा बीच में, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा देखने में, मतलब सुनने में ऐसा लग रहा है कि दिमागदारी वाली बात है कि किसी भी पेंडिंग लीगल एक्शन को, लिटिगेशन को तब तक जिंदा रखना चाहिए जब तक कि उसमें हर एक काम पूरी तरीके से ना हो जाए, ठीक है। अब ऑल लीगल इश्यूज आर सेटल्ड, हाउएवर इट इज समवॉट पजलिंग। हालांकि ये कुछ पजलिंग है। पजलिंग का मतलब क्या होता है? देखिए पजलिंग शब्द आप कॉमन सेंस लगाइए, पजल का मतलब क्या होता है? कोई भी पजल जो आप लोग सॉल्व करते हैं रीजनिंग में, पजल में क्या बहुत सारी चीजें उलझी होती है, उनको आपको सॉल्व करना, तो कोई भी उलझन वाली जो बात होती है हम लोग उसको पजलिंग कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव कहलाएगा, हाउएवर इट इज समवॉट पजलिंग। तो इट इज मतलब ये किस चीज को है? केसेस के बारे में बात कर रहा है कि ऐसा जो है पजलिंग है, मतलब कि बहुत घुमावदार बातें हो रही है। However, it is somewhat puzzling that Supreme Court of India has said it would keep the Italian marine case alive until hefty and adequate compensation is paid by Italy for the killing of two fishermen by its marines on February 15, 2012। अब ये कौन सी बात पजलिंग है, कौन सी बात उलझन देने वाली है? सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तब तक उन इटालियन मरीन्स के केस को अलाइव रखेगा, मतलब जिंदा रखेगा, चलाते रखेगा, जब तक कि वो कोई हेफ्टी और एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन नहीं दे देते। किसको? जो फिशरमैन मरे थे, किनके द्वारा? मरीन्स के द्वारा, ठीक। तो मरीन्स किस कंट्री के थे? इटली के मरीन्स थे। तो इटली अगर कॉम्पेंसेशन देगा तब तक वो इस केस को जिंदा रखेगी। कौन? हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और इसी बात को पजलिंग कहा गया है कि भैया ये बहुत ही उलझन वाली बात है कि इस केस को कितना लंबा खींचा जा रहा है, ठीक है। अब हेफ्टी का मतलब क्या हुआ? बिग एंड स्ट्रॉन्ग और हैवी, या बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा कॉम्पेंसेशन की बात कर रहा है कि जब तक कि उनको इतना बड़ा, और एडेक्वेट मतलब जितना जरूरी है, जितने में काम चल जाए, उतना अगर नहीं दिया जाएगा तब तक इस केस को सुप्रीम कोर्ट चलाता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये केस देखिए कब का हुआ था? ऑन February 15, 2012। याद रखिएगा, हालांकि कोई खास इंपॉर्टेंस का नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखने में क्या जाता है। नेक्स्ट है, द कोर्ट हैज इंडिकेटेड, इंडिकेट मतलब किसी चीज के ऊपर पॉइंट आउट करना, दर्शाना। द कोर्ट हैज इंडिकेटेड दैट इट वुड नॉट अलाउ द क्लोजर ऑफ द ट्रायल अंटिल सच कॉम्पेंसेशन इज पेड। तो कोर्ट ने इनडायरेक्टली इंडिकेशन दे दिया है कि हम तब तक इसको बंद नहीं करेंगे जब तक कि कॉम्पेंसेशन पे नहीं किया जाता है, ठीक है। एंड इट हैज ऑर्डर्ड दैट द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम बी हर्ड ऑन दिस मैटर। और उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि विक्टिम की फैमिलीज की भी बातें सुनी जाए। सिर्फ और सिर्फ सरकार और इटली और सुप्रीम कोर्ट के बीच में सबका बातें नहीं होंगी। इसमें जो जिन फैमिलीज को जो फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं उनकी भी बातें सुनना बहुत जरूरी है। Okay, once the union government has declared that it would abide by the ruling of the permanent court of आगे में arbitration है, मैं पहले बता देता हूं। यहां पे लिखा क्या है? एक शब्द हम लोग को निकल के आ रहा है, abide by। देखिए abide by का मतलब होता है religiously follow। religiously का मतलब एकदम, मतलब इसमें अगर किसी ने, अगर आपके पिताजी ने आपको कोई ऑर्डर दे दिया, कुछ बात कह दी, तो आप जनरली उसको नहीं टालते हो, तो दैट इज अबाइडिंग बाय। वो क्या कहलाता है? रिलीजियसली फॉलो, मतलब बिना कुछ सोचे समझे आपको सिर्फ फॉलो ही करना है, तो दैट इज रिलीजियसली फॉलोइंग। अबाइड बाय का मतलब कि भाई देखिए अब इसमें क्या कह रहा है? वंस द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड, यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो अबाइड बाय करेगा, मतलब उसको फॉलो करेगा। किसको फॉलो कर देगा? रूलिंग को। रूलिंग किसकी? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट स्लाइड में है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं। Okay, here it is.
आर्बिट्रेशन का मतलब होता है डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। देखिए जब भी कोई भी दो बड़ी पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक, तो उसको हम लोग आर्बिट्रेट करते हैं। अब आर्बिट्रेशन में और कोर्ट केस में अंतर क्या होता है? आर्बिट्रेशन जनरली दो बड़ी बड़ी पार्टीज में होता है और केसेस जनरली हम लोग दो इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है, सरकार और इंडिविजुअल के बीच में भी हो सकता है। तो यहां पे कौन कौन इन्वॉल्व है? दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, तो यहां पे क्या होता है? आर्बिट्रेशन होता है। अब आर्बिट्रेशन के लिए एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि पीसीए जिसके बारे में बात हो रहा है, ये इंटरनेशनली एग्जिस्ट करती है। इसका काम क्या होता है कि दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज के बीच में जो भी इश्यूज होते हैं उनको सेटल करवाना विदाउट एनी लीगल मतलब कोई भी एक रेमेडी प्रदान करना, रेमेडी मतलब एक सोल्यूशन प्रदान करना अगर कोई बड़ा सा इशू हो जाए। उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? द हेग। देखिए एक चीज में इंपॉर्टेंट ये है कि द हेग, मैंने क्लास में कई बार बताया है कि हेग एक ऐसा शहर है, जगह है जिसके नाम के पहले द का प्रयोग करते थे। आप देख रहे हैं यहां पे लिखा है द हेग, तो याद रखिएगा द हेग लगता है हमेशा, ठीक है। तो ये पीसीए का लोकेशन है जहां पे वो एग्जिस्ट करती है अभी। विच ग्रांटेड इम्यूनिटी, अब देखिए कह रहा है कि वो पीसीए ने, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इम्यूनिटी ग्रांट कर दी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट समथिंग और समबडी। इम्यूनिटी, अभी आप बहुत बार ये शब्द सुन रहे होंगे कि इम्यूनिटी खराब हो रही है, इम्यूनिटी जा रही है, इम्यूनिटी लॉस हो रहा है। भाई इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? प्रोटेक्शन करना, किसी भी चीज के खिलाफ प्रोटेक्शन करना। तो वहां पे इम्यूनिटी दो तरीके से होती है, एक तो आपके बॉडी में मेडिकल टर्म में अगर बात करूं इम्यून प्रदान करना, और इम्यूनिटी होता है प्रोटेक्शन किसी भी तरीके से। जैसे कि इंडियन एम्बेसडर्स जो है, जो इंडिया में काम कर, इंडियन जो राजदूत जिनको कहते हैं, वो अगर विदेशों में काम करते हैं तो उनको वहां के लॉ में नहीं बल्कि यहां के लॉ में पनिश किया जाएगा, तो वो इम्यूनिटी होता है। अगर वहां पे उनके कोई क्राइम हो जाता है तो वो इंडियन लॉ के तहत करे जाएंगे, तो वो क्या हो जाता है? इम्यूनिटी होती है, उनको प्रोटेक्शन प्रदान होते हैं कि उनको वहां अरेस्ट नहीं होगा। तो ये सब, इसको हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। कह रहा है कि पीसीए ने इम्यूनिटी दे दी। किसको इम्यूनिटी दे दी? मरीन्स को, और उनके फेवर में डिसीजन भी दे दिया, सॉरी इटली के फेवर में डिसीजन दे दिया। क्या डिसीजन दिया? दैट एज द अप्रोप्रिएट जुरिसडिक्शन, मतलब कि कह रहा है कि पीसीए ने कहा कि भैया उनका जो ट्रायल है वो इंडिया में ना चल करके कहां चलेगा? इटली में चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ऐसा कि पीसीए ने आर्बिट्रेट करके बोला है, क्योंकि उनको उन्हीं के देश में सजा देना जरूरी है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि एंड में जाकर के एक बहुत ही अच्छा इसी से जुड़ा हुआ कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। अप्रोप्रिएट जुरिसडिक्शन वेयर दे कुड बी ट्राइड फॉर द क्राइम। ट्राई का मतलब क्या होता है? देखिए जब भी आपके खिलाफ केस चलता है और आपके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग होती है तो उसमें हम लोग कहते हैं ट्रायल, बोलते हैं ना ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल से जुड़ा हुआ शब्द है ट्राइड, ठीक। तो उनको कोर्ट में केस किया जाएगा, उनके कोर्ट में चलेगा इसका केस। अब देखिए जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ पावर। हर जो बॉडी होती है, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, किसी भी तरीके का जो पावरफुल अथॉरिटी होती है उसका एक जुरिसडिक्शन होता है, एरिया होता है। जैसे डीएम होता है, तो डीएम का एरिया कहां होता है? एक पर्टिकुलर सिटी में उसका जुरिसडिक्शन होता है। अब जैसे यूपी बनारस का जो डीएम होगा वो मिर्जापुर के डीएम से उसका जुरिसडिक्शन अलग होगा, ठीक है। तो वो बनारस तक ही सीमित रहेगा, फिर उसके बाद मिर्जापुर का डीएम अलग, तो वो जुरिसडिक्शन मतलब एरिया वाइज, ठीक। कह रहा है कि उनको उन्हीं के देश में करना चाहिए। ये पीसीए का रूलिंग है। It does not seem proper to delay the process of bringing closure to the matter, ठीक। अब ये देखने में अच्छा मतलब सही भी नहीं लग रहा है कि मतलब इस कहने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस जो है अब मैटर को क्लोजर में ना ला करके बल्कि डिलेइंग हो रही है, ठीक है। अब यहां से केस वहां जाएगा, फिर वहां पे और लंबा केस चलेगा, तो ये इस केस के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। अब देखिए यहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि मैं बताऊंगा दो ऐसे शब्द जो आपस में कंफ्यूज करते हैं। याद रखिए, देख रहे हैं ये लिखा हुआ है क्लोजर, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड है। देखिए CLOSER, क्लोजर और इस क्लोजर, इन दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है और दोनों के स्पेलिंग में भी डिफरेंस है। अगर मैं यहां पे CLOSER रख दूं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि CLOSER का मतलब होता है नजदीक और यहां पे क्लोजर का मतलब है बंद करना। तो याद रखिएगा CLOSURE की बात कर रहा है, SER की बात नहीं कर रहा है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स में इसी के बारे में बात कर रहा था। ब्रिंगिंग क्लोजर टू द मैटर, इसको क्लोजर पढ़ते हैं और ये जो है वो क्लोजर है। क्लोजर मतलब नजदीक, क्लोजर मतलब बंद करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। For one thing, the PCA, an arbitration tribunal that adjudicates disputes under United Nations Convention on the Loss of the Seas. देखिए UNCLOS, ये UNCLOS है, UNCLOS इसको पढ़ते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म। UNCLOS का मतलब क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब समझौता है, इंटरनेशनल समझौता है जो सारे देशों ने साइन किया है कि जितने भी समुद्र में जितनी भी घटनाएं घटित होंगी उसको उन्हीं कन्वेंशन या उसमें जो लॉ फ्रेम किए गए उसी के अकॉर्डिंग ही डील किया जाएगा, उसको कोई कंट्री अपने हिसाब से डील नहीं करेगी। तो पीसीए ने जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, जो मतलब जो ट्रिब्यूनल, देखिए ट्रिब्यूनल का भी वर्ड आ गया, मीनिंग आ गई, मीनिंग देख लेते हैं। ट्रिब्यूनल का मीनिंग क्या है? अ बॉडी एस्टैब्लिश्ड टू सेटल डिस्प्यूट्स। तो एक ऐसी बॉडी जो डिस्प्यूट्स को
सेटल करने के लिए किया जाता, एस्टैब्लिश की जाती है, उसको हम लोग ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो पीसीए भी एक ट्रिब्यूनल ही है, जो कि एक बॉडी है जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल करती है। अब वो एडजुडिकेट करती है। एडजुडिकेट का मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी बीच बचाव के लिए कोई आता है तो उसको हम लोग एडजुडिकेशन कहते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, जब मामला फंस गया था, तो उस समय अमेरिकन राष्ट्रपति उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था कि मैं आकर के बीच में इंडिया और चाइना के बीच में समझौता करा सकता हूं। तो उन्होंने जो पेशकश की थी वो क्या कहलाएगा? एडजुडिकेशन कहलाएगा। दो बॉडीज के बीच में एक समझौता करवाने की कोशिश, दैट इज एडजुडिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। an arbitration tribunal that adjudicates disputes over the मतलब एक ये जो बॉडी है पीसीए, ये क्या करती है? इस लॉ के तहत ही काम करती है। वो जितने भी इस लॉ से जुड़े हुए इश्यूज आएंगे उन सब में एडजुडिकेट करेगी। ठीक, हैज इटसेल्फ रूल, तो उसने रूल किया है। क्या रूल किया है? रूलिंग को पढ़ते हैं। दैट इंडिया इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन, उसने ये माना है कि इंडिया कॉम्पेंसेशन के लिए के हक, मतलब इंडिया का हक है कि वो कॉम्पेंसेशन पाए फॉर लॉस ऑफ लाइफ, फिजिकल हार्म, मतलब लोगों की जिंदगी गई है और फिजिकल हार्म भी हुआ है, मटेरियल डैमेज भी हुआ है टू प्रॉपर्टी एंड मोरल हार्म सफर्ड बाय द कैप्टन एंड क्रू मेंबर्स ऑफ सेंट एंटनी। अब सेंट एंटनी कौन है? जो फिशरमैन जो इंडिया के जो मारे गए, वो लोग इसी सेंट एंटनी शिप में सवार थे, इसीलिए इसका नाम कोट किया गया पे सेंट एंटनी द फिशिंग वेसल। वेसल, देखिए वेसल एक छोटा जो शिप होता है उसको हम लोग वेसल कहते हैं, याद रखिएगा। वेसल मींस अ स्मॉल शिप। ठीक, इन्वॉल्व एंड मैंडेटेड नेगोशिएशंस ऑन द क्वांटम। देखिए, अब क्वांटम का मतलब क्या हुआ यहां पे? देखिए, ये जो फिशिंग वेसल, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि मात्रा, क्वांटम का रियल मतलब मात्रा होता है। ठीक है, और जो भी मुद्दा है उसके बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ते क्या कर रहा है? देखिए, मटेरियल डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड मॉरल हार्म सफर्ड बाय कैप्टन, crew and members of Saint Anthony, the fishing vessel involved, mandated negotiation on the quantum। मतलब इस मुद्दे पे नेगोशिएशन की जरूरत है। शुरू से पढ़ते हैं। यूएन क्लॉज के तहत एक लॉ है कि अगर ये ऐसा कोई घटना किसी देश में घटित होती है तो पीसीए ने इंडिया के फेवर में रूल करके क्या दिया है कि इंडिया में लॉस ऑफ लाइफ हुआ है और इंडिया को कॉम्पेंसेशन मिलना जरूरी है। ठीक है, और वो क्या था, किस बारे में था? सेंट एंटनी जो शिप है उसके बारे में है, और उसमें सवार जो मेंबर्स थे, और फिशिंग वेसल के बारे में है, और इस मुद्दे पर नेगोशिएशन होना बहुत मस्ट है। ठीक है, तो टोटली उसने पूरा फेवर नहीं दिया कि नहीं इटली में ही होना चाहिए और इटली में ही लोगों को ट्रायल किया जाएगा, तो मतलब उन्होंने इंडिया के फेवर में कुछ बातें कही हैं। सेकंड, इट हार्डली नीड्स एम्फेसिस दैट द पेंडेंसी ऑफ द मैटर in court should not become a bargaining point that delays the reaching of a fair settlement। अब देखिए, पहली चीज यहां पे क्या लिखा है? for one thing। यहां पे देखिए ऊपर में एक चीज मिस हो गई थी, ये फॉर वन थिंग। तो फर्स्ट चीज जो पीसीए ने कहा वो इसके बारे में है, और दूसरी चीज आगे बढ़ते क्या कह रहा है? सेकंड, इट हार्डली नीड्स एम्फेसिस दैट द पेंडेंसी ऑफ द मैटर इन कोर्ट शुड नॉट बिकम अ बार्गेनिंग पॉइंट दैट डिलेज द रीचिंग ऑफ अ फेयर सेटलमेंट। छोटा छोटा पार्ट में पढ़ के समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है? इट हार्डली नीड्स एम्फेसिस, मतलब कि इस बात पे तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, दैट द पेंडेंसी ऑफ द मैटर इन कोर्ट, कि जो मैटर पेंडिंग है। देखिए, पेंडेंसी क्या है? पेंडिंग का ही फॉर्म है, पार्ट ऑफ स्पीच में डिफरेंट फॉर्म है पेंडेंसी। ठीक, कि जो मामला लंबित है, हिंदी में बोले तो लंबित होना। ठीक है, इस बात पे जोर देने की जरूरत ही नहीं है कि जो मामला लंबित है कोर्ट में, वो क्या होगा? अब जितनी दिन लंबित रहेगा उसमें बार्गेनिंग पावर घटती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, ठीक, अब उसका केस 10 साल बाद भी अगर जो है उसको मिलता है, अगर उसको लॉफुली रिजल्ट मिलता है, तो 10 साल बाद भी क्या होता है? उसको कुछ खास फर्क, उसको कुछ खास फायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसको कुछ खास फायदा? क्योंकि जो टाइम जो बीत चुका है, जो टाइम जा चुका है, वो तो वापस नहीं आएगा ना। तो उसी बारे में बात कर रहा है कि जो मैटर पेंडिंग, ऑलरेडी इतने दिन से जो पेंडिंग है, ये क्या करेगा? नेगोशिएशन पावर को और घटा देगा। मतलब कि उस फैमिली को जो देना चाहिए कॉम्पेंसेशन, वो धीरे धीरे और कम होता जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? मतलब एक फेयर सेटलमेंट नहीं मिलेगा, कहने का उसका यही तात्पर्य है। मैं पूरा उस सेंटेंस को एक मीनिंग के तौर पे आपको समझा दे रहा हूं। कंटिन्यूइंग हियरिंग्स में ऑल्सो बी सीन एज इंडिया बीइंग रिलक्टेंट टू सीज ऑल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द मरीन्स एज पर रूलिंग। अब ये क्या कह रहा है? कंटिन्यूइंग हियरिंग। अब ये पीसीए ने जो ऑर्डर दिया, पीसीए मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उन्होंने ये ऑर्डर क्या मतलब? उन्होंने सुझाव दिया कि आप ऐसा ऐसा कर लीजिए, वहां पे केसेस चलाइए। अब उसके ऑर्डर देने के बावजूद भी केस इंडिया में अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, मतलब कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है। उसी के बारे में बात कर रहा है कि कंटिन्यूइंग हियरिंग में ऑल्सो बी सीन, मतलब इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि इंडिया अपना डिप्लोमेटिक एक्शन क्या खेल रहा है।
इंडिया जो है रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट मतलब किसी भी काम को करने के लिए अनश्योर होना, ठीक। तो मतलब इंडिया श्योर नहीं कि मैं उनके रूल को फॉलो, उन्होंने जो रूलिंग दिया उसको मैं फॉलो करूं कि ना करूं। तो ये क्या दर्शाता है कि इंडिया रिलक्टेंट है, और हियरिंग अभी भी इंडिया में चल रही है। अब इंडिया किस चीज में रिलक्टेंट है? टू सीज ऑल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। देखिए सीज का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप समथिंग। अब इससे जुड़ा हुआ जो शब्द मैंने बताया था कि जो मिलते जुलते शब्द हैं उनको बताऊंगा। देखिए ये है SIEZE, ठीक। सीज का मतलब क्या होता है? ये सीज और ये सीज में क्या डिफरेंस है? दो मिलते जुलते शब्द हैं। ये सीज का मतलब होता है किसी भी चीज को जब्त कर देना, ये सीज है। अगर किसी जगह पे अनलॉफुल एक्टिविटी होती है तो जो गवर्नमेंट एजेंसी होती है वो क्या करती है? उसको सीज कर देती है। कौन सा वाला? ये वाला नहीं, सी वाला नहीं, ये एस वाला सीज, ठीक है। लेकिन इस चीज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को काम करने से रोक देना या फिर रोक देना, बंद कर देना, वहीं पर ऑन द स्पॉट खत्म कर देना, ठीक है। तो इंडिया में जो हियरिंग लगातार चल रही है वो क्या दिखाता है कि इंडिया रिलक्टेंट है। किस काम में रिलक्टेंट है? कि उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, कौन सी प्रोसीडिंग्स? क्रिमिनल मरीन्स में, उनको इंडिया बंद नहीं करेगा। अभी उसका इंडिया की जो इंटेंशन शो कर रहा है वो यही शो कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, द कोर्ट्स रिजॉल्व टू ऑब्टेन एडेक्वेट एंड हेफ्टी कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम इज वेलकम। कह रहा है कि कोर्ट का रिजॉल्व है। रिजॉल्व मतलब देखिए रेजोल्यूशन, रिजॉल्व ये क्या दर्शाता है? कमिटमेंट। मतलब आप किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जो दृढ़ निश्चयी हो उसको हम लोग रिजॉल्व कहते हैं। तो रिजॉल्व, रेजोल्यूशन, नाउन और एडजेक्टिव वाला फर्क है, ठीक। द कोर्ट रिजॉल्व टू ऑब्टेन एडेक्वेट एंड हेफ्टी कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम इज वेलकम। तो कोर्ट एकदम दृढ़ निश्चयी है कि नहीं, मैं अपने जो देशवासियों के लिए, मतलब जो भी मरीन की फैमिलीज के जो भी विक्टिम है उनकी फैमिलीज के लिए एक एडेक्वेट और हेफ्टी कॉम्पेंसेशन लेके आऊंगा, और वो एकदम सही डिसीजन है। ये किसका मानना है? ये हमारे जो राइटर उनका भी यही मानना है कि बिल्कुल सही डिसीजन है, कोर्ट बिल्कुल सही कर रही है। दो इट वुड बी डिफिकल्ट टू हैव अ जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट क्वांटम वुड सैटिस्फाई दीस रिक्वायरमेंट्स। लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि बहुत ही डिफिकल्ट होगा। किस चीज में डिफिकल्टी आएगी? एक जुडिशियल डिटर्मिनेशन, मतलब कि कोई भी चीज का जो कॉम्पेंसेशन का जुडिशियल डिटर्मिनेशन बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि क्या अमाउंट एक्चुअल में उस कॉम्पेंसेशन के रूप में देना सही होगा और कितना उसके फैमिली के लिए एडेक्वेट होगा। यह डिटरमाइन करना जुडिशरी के लिए भी काफी मुश्किल काम होगा, ठीक। तो क्वांटम का मतलब क्या हुआ? यहां पे मात्रा के तौर पे इस्तेमाल हुआ कि किस मात्रा में कॉम्पेंसेशन देना एडेक्वेट होगा उनकी फैमिली के लिए और वो सेटिस्फैक्टरी भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सेंटर में हैव अप्रोच्ड द टॉप कोर्ट फॉर फॉर्मल परमिशन टू क्लोज द पेंडिंग ट्रायल प्रोसीडिंग्स एज अ मैटर ऑफ अबंडेंट कॉशन, ठीक। देखिए अब इसी बीच क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टॉप कोर्ट चलेगी। टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट चली गई। उन्होंने वहां से जाकर के फॉर्मल परमिशन मांगा है। किस चीज की परमिशन मांगा है? कि उस जो पेंडिंग ट्रायल है उसको क्लोज किया जाए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि वो उसके ऑर्डर यानी कि पीसीए के ऑर्डर को या पीसीए की जो रूलिंग है उसको वो फॉलो करने में इंटरेस्टेड है, ठीक। तो सेंटर में हैव अप्रोच्ड द टॉप कोर्ट फॉर फॉर्मल परमिशन टू क्लोज द पेंडिंग ट्रायल प्रोसीडिंग एज अ मैटर ऑफ अबंडेंट कॉशन। बहुत ही कॉशियसली वो इस चीज को फॉलो कर रही है और सेंटर कहां पहुंची है? सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच चुकी है। बट एज फार एज द लॉ गोज इट कुड हैव अप्रोच्ड द ट्रायल कोर्ट इटसेल्फ थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 321 ऑफ द सीआरपीसी। देखिए इस पूरे पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये एक पॉइंट है जिसको राइटर उठाना चाहता है। वो पॉइंट क्या है कि सेंटर एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, ठीक। क्या करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगने के लिए। किस चीज की परमिशन? कि जो पेंडिंग ट्रायल है, जो ट्रायल 8 साल से चल रहा है उसको अब क्लोज कर देने की परमिशन, ठीक। और दूसरी तरफ रूल क्या कहते हैं? रूल ये कहता है कि उस लॉ मतलब वो जो इसको जो पेंडिंग ट्रायल को क्लोज करने का जो तरीका है उसको करने का सबसे सिंपल और आसान तरीका क्या है? कि वो इट कुड हैव अप्रोच्ड, वो जा सकती थी, कहां जा सकती थी? ट्रायल कोर्ट। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल कोर्ट में जाकर के ही और पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिक्वेस्ट डलवा करके किस सेक्शन में? सेक्शन 321 ऑफ द सीआरपीसी वो इस काम को बड़े आसानी से कर सकती थी, ठीक। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग जो एटमॉस्फेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटेंशन में वो इस बात को झलकाता है, ठीक है। आगे बढ़ते। Too many legal tangles have already caused enough diplomatic rupture in the progression. कह रहा है too many, TOO, देखिए TOO, टू का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज बहुत मात्रा में जब होती है तो हम लोग TOO का इस्तेमाल करते हैं। तो too many। अब उसके बाद क्या लिखा है? लीगल टैंगल्स। टैंगल का मतलब होता है उलझा हुआ, उलझन। टैंगल्ड उलझा हुआ, टैंगल्स उलझन, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है? बहुत सारी लीगल उलझन है
और उन जो ऑलरेडी आ चुकी हैं उन सब की वजह से क्या हुआ है, उस सब ने कॉज कर दिया, मतलब उन सब ने उसका परिणाम आया है कि इनफ डिप्लोमेटिक रप्चर, मतलब कि डिप्लोमेसी में बहुत ज्यादा दरार आ चुकी है। मतलब इंडिया और इटली के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस था उसके बीच में काफी दरार आ चुकी है। और रप्चर की मीनिंग क्या लिखी है, अ सडन ब्रेकिंग एंडिंग ऑफ अ गुड रिलेशन। मतलब इंडिया और इटली बहुत ही अच्छे रिलेशंस को शेयर करते थे, लेकिन इतने सालों की जो पेंडिंग प्रोसीडिंग है उसकी वजह से बहुत ज्यादा अब दरारें आ चुकी हैं। इन द प्रोग्रेशन ऑफ द एनरिका लेक्सी सेंट एंटनी केस, अब इस केस का नाम क्या देखिए, एनरिका लेक्सी और सेंट एंटनी केस सिंस 2012। कहने का मतलब यह है कि उस केस ने काफी ज्यादा दरार डाल दी है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच सेज पार्लियामेंट में इनैक्ट अ लॉ टू गिव इफेक्ट टू एनी इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन। जो बच्चे पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन उनको पता होगा, ये एक्ट कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल लॉ या कन्वेंशन पास होता है यूएन के द्वारा, तो इंडियन गवर्नमेंट उस लॉ को इनैक्ट करने के लिए क्या कर सकती है, एक लॉ पास कर सकती है पार्लियामेंट में, जिससे कि उस लॉ को हम लोग इनैक्ट कर सकते हैं इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो लॉ इंडिया में इसी के तहत आया था। पहले यूएन ने इस लॉ को पास किया, फिर उसी लॉ को पास करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट में भी एक लॉ इनैक्ट किया, जिसके बाद से हम को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मिल गया। ठीक है, तो उस कह रहा है कि मतलब आर्टिकल 253 कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं किसी भी इंटरनेशनल लॉ या ट्रीटी को। अब ये लॉ या ट्रीटी किस बारे में बात कर रहा है, जो पीसीए ने जो रूलिंग दिया है उस चीज का हवाला दिया है उसके बारे में बात कर रहा है कि अगर हमें इस इंडिया से लौटाना है उन्हें, तो हम उस रूलिंग का इस्तेमाल करके यहां पे इंडिया में एक लॉ पास करके उनको वापस कर सकते हैं। ठीक है, or convention has been cited to argue in view of the arbitral court's finding on jurisdiction being in conflict with the Supreme Court's ruling in 2013। अब कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कहां है, कॉन्फ्लिक्ट यह है कि यहां पे दो मुद्दे आ गए। मुद्दा पहला नंबर मुद्दा यह है कि इंडिया में अगर कोई भी चीज इंडियन सॉइल पे कमिट होती है तो उसको इंडियन सॉइल में ही हमें पनिश करना पड़ेगा, मतलब उसी के लॉ के हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन जो कि गवर्नमेंट एडमेंट है इस बात पे कि हम लोग पीसीए की रूलिंग को, यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की रूलिंग को फॉलो करेंगे, तो रूलिंग क्या कहती है कि उनको वहां ले जाकर के उनको सजा दी जाएगी, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी। अब गवर्नमेंट इस बात को मानने के तैयार है, तो अब इस काम को करने के लिए करना क्या पड़ेगा, पार्लियामेंट में एक लॉ पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसी के बारे में बात कर रहा है कि इट हैज बीन साइटेड टू आर्ग्यू दैट इन व्यू ऑफ द आर्बिट्रल कोर्ट्स फाइंडिंग ऑन जुरिडिक्शन बीइंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद द सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग 2013। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया था 2013 में that the union government alone can try the case. A law may be needed before the trial is closed. और अब सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक रूलिंग दिया था कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मतलब उनको यहां से वहां भेजने की जरूरत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के साथ ही ये क्लैश कर रहा है। अब देखिए बीच में गवर्नमेंट फंसी हुई है, गवर्नमेंट कहां फंसी हुई है, पीसीए में, जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उनकी जो रूलिंग है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, दोनों के बीच में फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग क्या दी थी 2013 में कि ये गवर्नमेंट के पास खुद ही ये पावर है कि इनको वो ट्राई कर सकती है इंडिया में, और पीसीए की रूलिंग क्या है कि उनको उनके देश में करना चाहिए। अब बीच में मामला क्या फंसा है कि अगर उनको वहां भेजना है तो इंडिया में एक लॉ पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, जिसके तहत ही ऐसा हो पाएगा। तो यहां तीन इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या द केस, द लॉ में बी नीडेड बिफोर द ट्रायल इज closed. This is just needless quibbling as the conflict has ceased after India agreed to abide by the tribunal's ruling in keeping with its obligation under UNCLOS। अब कह रहे हैं कि ये बेकार सा मुद्दा चल रहा है। क्विबलिंग का मतलब क्या हुआ, a slight objection or criticism about a matter। नीडलेस का मतलब क्या हुआ, बिना जरूरत के। तो इतना सब कुछ होने के बाद जब गवर्नमेंट ऑलरेडी इस बात को मान चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को न देख करके बल्कि किसकी रूलिंग को मानेगी, पीसीए की रूलिंग को मानेगी, तो इस पे नीडलेस है, मतलब बिना किसी बात का, बिना सिर पैर का डिस्कशन चल रहा है और क्रिटिसिज्म चल रहा है, जबकि इंडिया पहले ही मान चुका है कि इंडिया अबाइड बाय करेगा। यहां देखिए लिखा हुआ, इंडिया इज गोइंग टू अबाइड बाय द ट्रिब्यूनल्स रूलिंग इन कीपिंग विद इट्स ऑब्लिगेशन अंडर अनक्लॉज। तो इंडिया उनके जो अनक्लॉज का रेजोल्यूशन है उसके अंदर जो भी लॉ रूलिंग पास की गई है वही वो करेगा, मतलब इंडिया रिटर्न करेगा और वहां पर उनकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी। ठीक, इंडियाज फोकस शुड नाउ बी ऑन नेगोशिएटिंग फॉर कॉम्पेंसेशन एंड इंश्योरिंग अ पर्पसिव क्रिमिनल ट्रायल इन इटली। अब इंडिया का प्राइम फोकस क्या होना चाहिए, ये सब चीजें होने के बाद इंडिया का प्राइम फोकस और होल सोल फोकस होना चाहिए इस बात पे कि जब भी ये लोग वहां जाए तो वहां फ्री ना हो,
अभी मैंने पिछले क्लास में एक वीडियो में अपना फ्रेजल वर्ब्स के वीडियो में मैंने बताया वॉक फ्री, तो ऐसा ना हो कि यहां से जाने के बाद इटली में वो वॉक फ्री हो जाए और मतलब उनके ऊपर कोई केस ना चले। तो इंडिया को अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है कि वहां भी जाए तो वहां भी इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चले और वहां के लॉ के साथ इससे इनको सजा दी जाए। ठीक है, सो आज जितने भी शब्द हम लोग निकाले उन सबको प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो इस पूरे पैसेज की समरी क्या निकली कि 2012 में इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट के बाद से इतनी सारी चीजें हैपनिंग, मतलब इतनी सारी चीजें जो है घटना घटित हुई हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप अपने हिसाब से डील करिए, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है अपने हिसाब से डील करिए, मैं इस पर अभी कोई रूलिंग नहीं दूंगा और ये रूलिंग तब तक नहीं दूंगा जब तक कि एडेक्वेट और हेफ्टी कॉम्पेंसेशन न दिया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड है। ठीक है, गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है कि ठीक है हेफ्टी कॉम्पेंसेशन के बारे में लोग बात करेंगे, लेकिन मैं यूएन क्लॉज का जो कन्वेंशन के तहत पीसी ने रूलिंग दिया, मैं उसको हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो ये इसके बीच में अभी इधर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि मतलब गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, ना इधर की हो रही है ना उधर की हो रही है। तो एक्चुअल में जो हमें पॉइंट ऑफ व्यू मतलब अपने पॉइंट में रखना पड़ेगा वो ये रखना पड़ेगा कि सब कुछ हो लेकिन वो स्कॉट फ्री ना हो, वॉक फ्री ना हो, उनको उनके देश में भी सजा मिले, भले वो अपने देश में चले जाएं, साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग, एक हेफ्टी और एडेक्वेट कॉम्पेंसेशन भी मिले किनको, उन फिशरमैन को। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये एडिटोरियल सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि देखिए अभी मैंने इस वीडियो में सिनोनिम एंटोनिम नहीं कराया है। वो क्यों नहीं कराया? जानबूझ के नहीं कराया है। इन वीडियो में जितने भी वर्ड्स हैं जिनके मैंने मीनिंग्स बताए हैं, आज उनको सिर्फ आप मीनिंग्स याद रखिए। जैसे क्विबलिंग है तो मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। 24 आवर्स का टाइम दे रहा हूं, आप मीनिंग याद रखिए। नेक्स्ट क्लास में मैं उसके ऊपर जुड़े हुए एंटोनिम और सिनोनिम दोनों लेकर के आऊंगा। जैसे ही वीडियो शुरू होगा नेक्स्ट यानी कि कल, तुरंत मैं सबसे पहला काम यही करूंगा कि मैं उसके एंटोनिम और सिनोनिम का एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा और तब उसके बाद फिर हम लोग उस दिन के एडिटोरियल सेशन पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो ये पैटर्न ऐसे चलेगा। आज वर्ड मीनिंग, फिर उसके बाद नेक्स्ट में एंटोनिम सिनोनिम, फिर उस दिन की जो वर्ड मीनिंग होगी उसमें एंटोनिम सिनोनिम। तो इस पैटर्न को सब लोग याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी अलग पागलपन वाला क्वेश्चन नहीं करेगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और जरूर बताइएगा जैसा कैसा लगा आपको एडिटोरियल सेशन, कुछ सुधार की जरूरत होगी तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर भी हो सकता है मैं इससे जुड़ा हुआ क्विज लेकर के आऊं। जब भी क्विज आएगा तो वो कैप्स के क्वेश्चन सेक्शन को भी मैं छूंगा। सो तब तक के लिए हम लोग सेफ रहिए, सब लोग घर में रहिए और हमारे एडिटोरियल सेक्शन से जुड़े रहिए। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।